नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि यूपी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ क्या बातचीत की, और बताएंगे कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके साथ ही बताएंगे कि दिल्ली में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर ईडी ने किस मामले में छापेमारी की है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम योगी ने अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ की बैठक। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार समेत प्रदेश प्रभारी और लोकसभा चुनाव पर हुआ मंथन। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में समाजवादी पार्टी का ऐलान। 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी सपा, गठबंधन को देगी सिर्फ 15 सीटें। मणिपुर राइफल्स के शिविर पर भीड़ ने बोला हमला, हथियार लूटना चाहते थे लोग, सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर भगाया। दिल्ली में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर ईडी का छापा। मंत्री के 9 ठिकानों पर छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। इजराइल और हमास की जंग का आज 27वां दिन। लेबनान ने भी इजराइल पर तेज किए हमले। अब तक करीब 2 लाख इजरायलियों ने छोड़ा घर। अब बात करते हैं पहली खबर की। दिल्ली में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर आज यानी गुरुवार सुबह ईडी ने छापा मारा। ईडी आनंद के घर समेत 9 ठिकानों पर छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है। वहीं शराब नीति केस में ईडी ने आज यानी 2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसका जवाब केजरीवाल ने गुरुवार को ईडी को भेजा। केजरीवाल ने कहा यह नोटिस गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित है। यह नोटिस भाजपा के कहने पर भेजा गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए ना जा सकूं। ईडी को ये नोटिस वापस लेना चाहिए। बता दें कि ईडी ने 30 अक्टूबर को केजरीवाल को समन भेजा था। अब बात करते हैं अगली खबर की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। तीनों नेताओं की यह बैठक करीब 30 मिनट तक चली। जानकारी के मुताबिक बैठक में यूपी मंत्रिमंडल विस्तार के साथ यूपी प्रभारी और लोकसभा चुनाव पर मंथन हुआ। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर आज गुरुवार को यूपी की बड़ी बैठक होगी, जिसमें योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत बड़े नेता शामिल होंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है, लेकिन बीते अगस्त महीने में हुए उपचुनाव में एनडीए की हार के बाद विस्तार की चर्चा थम गई थी। हालांकि इसके बाद भी सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर योगी कैबिनेट में मंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नए मंत्रिमंडल विस्तार में 3 से 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनाया जाना भी लगभग तय माना जा रहा है। अब बात करते हैं अगली खबर की। समाजवादी पार्टी यूपी में 65 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 15 सीटें गठबंधन को दी जाएंगी। वहीं अगर गठबंधन से बात नहीं बनी तो सपा 80 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। यह फैसला लखनऊ में हुई सपा कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में हुई इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर अहम फैसले लिए गए। साथ ही उम्मीदवारों को चुनाव जिताने के लिए सभी पदाधिकारी को दिन रात मेहनत करने के आदेश दिए गए। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए के फॉर्मूले को पूरे प्रदेश में लागू करना है। किसान, युवा और महिलाएं सरकार से सबसे ज्यादा परेशान हैं, इसलिए इन्हें फोकस किया जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव में जातीय जनगणना को प्रमुख मुद्दा बनाने के लिए गांव-गांव जाकर पार्टी के पदाधिकारी जन जागरण अभियान निकालें। अब बात करते हैं अगली खबर की। मणिपुर के इंफाल में बुधवार देर रात भीड़ ने मणिपुर राइफल्स के शिविर पर हमला बोल दिया। भीड़ का मकसद मणिपुर राइफल्स के शस्त्रागार को लूटना था। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने कई राउंड हवाई फायरिंग कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया।
इस दौरान कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। इस घटना के बाद इम्फाल में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक भीड़ ने इम्फाल पश्चिम जिले में राजभवन और मुख्यमंत्री ऑफिस के पास स्थित मणिपुर राइफल शिविर को निशाना बनाया था। भीड़ मोरेह में एक पुलिस अफसर की हत्या को लेकर नाराज थी और इसके विरोध में हथियारों की मांग कर रही थी। इससे पहले दोपहर में मणिपुर पुलिस ने 44 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें से 32 लोग म्यांमार के नागरिक हैं। इन पर एक दिन पहले टेंगनोपाल जिले के मोरेह इलाके में पुलिस अफसर की हत्या और पुलिस कमांडो टीम पर हमला करने का आरोप है। अब बात करते हैं अगली खबर की। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत विपक्ष के 8 से ज्यादा नेताओं ने 31 अक्टूबर को केंद्र सरकार पर फोन हैकिंग का आरोप लगाया है। मामले में आईटी मंत्रालय की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एप्पल को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक फोन हैकिंग का मामला पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में उठाया जा सकता है। साथ ही विपक्ष के सांसदों से भी मामले को लेकर पूछताछ की जा सकती है। 31 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा के अलावा कांग्रेस सांसद शशि थरूर, पवन खेड़ा, आप सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर आईफोन का अलर्ट मैसेज पोस्ट कर लिखा, सरकार उनके फोन और ईमेल को हैक करवाने की कोशिश कर रही है। कुछ घंटे बाद राहुल गांधी भी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और कहा कि एप्पल की ओर से जो अलर्ट आया है वो मेरे ऑफिस में सभी को मिला है। भाजपा की सरकार और उसका फाइनेंशियल सिस्टम इस मामले से सीधा जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं अगली खबर की। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा गुरुवार यानी आज लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेश होंगी। कमेटी को गृह, आईटी और विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट मिल गई है। इन्हीं के आधार पर उनसे पूछताछ की जाएगी। जानकारी के मुताबिक आईटी मिनिस्ट्री ने कमेटी को बताया कि उनकी आईडी से दुबई में बैठकर कम से कम 47 बार लॉगिन किया गया। कमेटी ने 26 अक्टूबर को हुई बैठक के बाद तीनों मंत्रालय से जानकारी मांगी थी। इसके अलावा कमेटी ने पूछा था कि क्या लॉगिन और उसके स्थानों के आईपी एड्रेस समान थे। वहीं महुआ ने कहा कि 2 नवंबर को सारे झूठ ध्वस्त कर दूंगी। अगर मैंने एक भी रुपए लिया होता तो भाजपा तुरंत मुझे जेल में डाल देती। भाजपा मुझे संसद से सस्पेंड कराना चाहती है। सच तो यह है कि वो मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। एथिक्स कमेटी के पास क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है। उनके पास इस मामले की जांच का अधिकार नहीं है। ये काम इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का है। अब बात करते हैं अगली खबर की। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का आज 27वां दिन है। इस बीच लेबनान से भी इजराइल पर हमले तेज हो गए हैं। बुधवार को इजरायली सेना ने कहा कि लेबनान से हमारे देश पर एंटी टैंक मिसाइल दागी जा रही हैं। हमने हमलों को नाकाम करते हुए जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और ये जारी है। इस बीच इजराइल ने अपने देश में बेघर हुए लोगों के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 2 लाख इजरायली नागरिकों को अपना घर छोड़कर अलग अलग जगहों पर रहना पड़ रहा है। डेली लाइन के मॉर्निंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।